everyone. In our last video, we have completed till organization structure. Now we will discuss about formal organization and informal organization. It is a part of organizing. Now comes formal organization. What is formal organization? It is that type of organization which is created by top level of managers for systematic working in organization to achieve organization goal. ये वो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स बनाते हैं जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्क हो और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएँ. इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इट इज़ क्रिएटेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग. इट एम्फेसिस ऑन अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It creates coordination and it follows scalar chain of communication. What is scalar chain of communication? कि पहले टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल वाले को बताएगा, मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल को बताएगा. They follow a scalar chain of communication. What is informal communication? Informal communication are those in organization created थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती हैं एंड दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल नीड्स एंड रिलेशन. ये अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सोशल नीड्स फुलफिल हो रहे हैं. इन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई मतलब नहीं है. इसके फीचर्स क्या क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ क्रिएटेड व्हेन एम्प्लॉयज फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कांट बी नोन अंडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कुछ नहीं पता कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है. इसमें स्केलर चेन फॉलो करो कि टॉप लेवल वाले से आई मिडिल लेवल तक इन्फॉर्मेशन, मिडिल लेवल से लोअर. इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है कि पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है. इट डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पाथ ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी. ये कोई भी फिक्स पाथ ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं करते हैं. अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंस भी है. लाइक ये जब सिस्टमैटिकली वर्क करते हैं तो सिस्टमैटिक वर्किंग होती है जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं. डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन रख पाते हैं और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं इसमें क्योंकि ये स्केलर चेन फॉलो करते हैं. ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है? इसमें एम्प्लॉयज़ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन करता है. इसमें फास्ट कम्युनिकेशन होती है बिकॉज कोई भी एक पाथ ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. हमें किसी से नहीं पूछना कि कहाँ से आई कैसे आई, बस कोई भी कम्युनिकेशन कहीं से भी उठ के आ सकती है तो फास्ट कम्युनिकेशन होती है. और इट प्रोवाइड करेक्ट फीडबैक इन द पर्टिकुलर सिचुएशन. कुछ समय में ये बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, नाउ कम्स आर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल टॉपिक है. Delegation of authority means it refers to sharing of authority और power between superior to subordinate. पहले तो ये समझिए delegation of authorities जो होती है उसमें 2 members होते हैं, only superior और subordinate. Superiors जब अपनी power, authorities, responsibilities subordinate के साथ share करता है तो उसे delegation of authority कहते हैं. अब यहाँ लिखे हैं 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. व्हाट आर दीज? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन कि अगर कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. अकाउंटेबिलिटी की आंसरेबिलिटी, वो हमें आंसरेबल हो. तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जब रिलेशनशिप बहुत अच्छे से होता है तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है. जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं तो वो कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस? फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट. इफेक्टिव मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में मैनेजर्स रूटीन वर्क सबऑर्डिनेट को पास करते हैं. सुपीरियर्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट को रूटीन वर्क काम करने को देते हैं. दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर. अब जब सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को अपने रूटीन वर्क दे दिए तो सुपीरियर के पास इतना टाइम है कि वो जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं उन टॉपिक्स के बारे में वो अच्छे से टाइम लेकर सोचें एफिशिएंटली, जिससे इफेक्टिव मैनेजमेंट हो. नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ में
अथॉरिटी पास होती है सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के पास, तो सबॉर्डिनेट के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करें, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें और उस कॉम्प्लेक्स टास्क को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से अच्छे से करें जिससे कि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम सुपीरियर जब अपनी अथॉरिटी पावर सब सबॉर्डिनेट को देता है तो वो एक तरीके का मोटिवेशन ही होता है सबॉर्डिनेट के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, कि देखिए वो हमारे साथ कितनी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है, हमें हर चीज़ में इंक्लूड कर रहा है। तो सबॉर्डिनेट्स के बीच अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस और ट्रस्ट बिल्डअप होगी जिससे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप अच्छा होगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ वो वैसे ही फैसिलिटेट कर पाएंगे। नाउ कम्स बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की मतलब एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना। जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अपनी पावर्स देगा कि हाँ तुम भी मेरे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो, तुम भी बहुत अच्छे से एफिशिएंटली जो कुछ भी मैं पूछूं तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हारे पास राइट है हर चीज़ का, तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है इन दोनों का, दैट इज़ मैनेजमेंट हायरार्की। बेटर कोऑर्डिनेशन। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़ सब अनसाइन कर दी जाएंगी, बहुत अच्छे से सबऑर्डिनेट आंसरेबल होगा सुपीरियर को, सुपीरियर बहुत अच्छे से समझेगा उस बात को, तो एक कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होगी। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये तो बहुत सिंपल सा है। थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी द सुपीरियर शेयर देयर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट विच शोज द ट्रस्ट बिटवीन देम which helps to build them good relationship among them। जब सुपीरियर पास करेगा अपनी सारी अथॉरिटी पावर्स तो सबऑर्डिनेट के मन में आएगा कि हाँ ये रिस्पेक्ट करते हैं, ये दे रिस्पेक्ट अस, और वो हमारे साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा गुड रिलेशनशिप उनके अंदर प्रेजेंट होगा। नाउ कम्स सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। अब ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आया। सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि पावर जो है सिर्फ वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स के पास ही रहेगी, सिर्फ फ्यू हैंड्स में रहेगी। ओनली टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स हैव द राइट टू फॉर डिसीजन मेकिंग। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जब सारी पावर्स सब कुछ शेयर करा जाए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सबके साथ, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। दैट इज पावर सबके साथ शेयर करी गई, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल सबको इंक्लूड करा गया डिसीजन मेकिंग में। ओके, दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी कंपनी के लिए इन दोनों में से सबसे बेनिफिशियल कौन सा है? वो है डिसेंट्रलाइजेशन। Now comes importance of decentralization. First is develop managerial talent for future. Decentralization में क्या होती हैं? अथॉरिटीज़ जब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, all the levels of management to take decision regarding their work. जब किसी भी काम के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो तीनों में हम जब तीनों लेवल्स के पास वो पावर होगी डिसीजन के लिए, तो खुद ब खुद मैनेजेरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करा जाएगा। जब लोअर लेवल वालों को भी इंक्लूड करा जाएगा, उन्हें सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आगे जाके वो मिडिल और टॉप लेवल भी बन सकते हैं, जिससे कि हमारा मैनेजेरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में पावर सबके हाथ में होती है, तो ये नहीं कि लोअर लेवल वाले से पहले मिडिल लेवल से पूछा गया, मिडिल ने टॉप से, नहीं, टॉप वाला अलग डिसीजन देगा, मिडिल वाला अलग देगा, लोअर अलग देगा। जो डिसीजन सबसे ज़्यादा जिसकी राइट्स हुई वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो क्विक डिसीजन मेकिंग। रिलीफ टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजर। अब जब टॉप लेवल वाला बंदा मिडिल और लोअर लेवल को अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर देता है तो उस पर बर्डन कम हो जाता है। तीनों मिलकर काम करते हैं कोऑपरेट करके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। फैसिलिटेट ग्रोथ, वही आ गया कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेट होकर वर्क करते हैं, तो ग्रो करती है ऑर्गेनाइजेशन। बेटर कंट्रोल, जब सब मिलकर काम करेंगे, एक टॉप लेवल वाला कंट्रोल करेगा मिडिल लेवल वाले को, मिडिल लेवल लोअर लेवल पे चेक रखेगा, तो जब मिलकर सब काम करेंगे, सब अपना इंडिविजुअल गोल देखेंगे, तो बेटर कंट्रोल आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उन सबको ग्रेटर डिग्री ऑफ अथॉरिटी दी जाएगी, उनको इक्वल पावर्स दी जाएंगी, जिससे कि
वो खुद सोचेंगे कि हम लोअर लेवल पे हैं तो हमें मिडिल पे या टॉप पे आना चाहिए, इसलिए वो अपनी ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज करेंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे। इम्प्रूव टीम वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर्स को तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पास आउट करना, सब शेयर करके कम करते। जब सब मिलकर काम करेंगे तो टीम वर्क अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, जब सब मिलकर काम कर रहे हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को उसी का दर्जा दे रहा है, सब कुछ पावर सब कंपेयर करके मतलब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इक्वल, तो सबऑर्डिनेट्स भी मोटिवेट रहेंगे कि हाँ वो हमें हर चीज़ में इन्वॉल्व करते, जिससे इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स डेवलप होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ द मेन टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, डेलीगेशन क्या पढ़ाया था मैंने, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या पढ़ाया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों का रिलेशनशिप। तो डेलीगेशन इज अ कंपलसरी एक्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होना कंपलसरी है कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखें, उन्हें अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करें। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, ये कंपल्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डिसेंट्रलाइजेशन करना पसंद करती है। डेलीगेशन, देयर इज लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजन एज देयर इज मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर। आपको समझ रहा है कि यहाँ लेस फ्रीडम है, सुपीरियर ही डिसीजन लेगा, सबऑर्डिनेट्स नहीं ले सकते हैं। सबऑर्डिनेट्स के पास हाँ पावर्स होंगी, मगर जो मेन कंट्रोल होगा वो सुपीरियर पर ही होगा। देयर इज ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन एज देयर इज लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। नाउ इट इज़ अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क, ये एक प्रोसेस है जिसमें टास्क शेयर करा जाता है। एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ये पॉलिसी होती है टॉप मैनेजमेंट की कि हम सब मिलकर काम करेंगे। स्कोप, इट हैज़ नैरो स्कोप एज इट इंक्लूड सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइडर स्कोप एज इट इंक्लूड्स ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ थर्ड इज लास्ट इज पर्पस, द मेन पर्पस इज टू लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर। डेलीगेशन का मेन मोटिव क्या होता है, बर्डन रिमूव करना सुपीरियर से, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का द मेन पर्पस इन दिस केस इज टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का रोल और अच्छे से इंक्रीज करना। ओके। डेलीगेशन में ये लिख सकते हो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर, decentralization it is the responsibility of top level of management. Delegation में it is important for small organization as well as large organization, and decentralization it is important in only large organization. Okay, by this we completed our organizing chapter. Now the third chapter, staffing, will be in next video. Till then revise this much. Thank you.